Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 25. Uh, Beta, in today's lecture, we will discuss about again the same topic of aggression, but today we will discuss another angle of aggression, that is influence on aggression. बेटा, कौन सी चीजें एग्रेशन को प्रोड्यूस करती हैं, यानी आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में वो कौन से स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपकी तबीयत में एग्रेशन पैदा करने की वजह बनते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स. अंडर व्हाट कंडीशंस डू वी एग्रेस, यानी कि बेटा आपके आसपास, आपके माहौल में वो कौन सी कंडीशंस, वो कौन सी सिचुएशंस पैदा होती हैं जिनकी वजह से आप में एग्रेशन पैदा होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अवर्सिव इंसिडेंट्स. बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर्सिव इंसिडेंट्स? अवर्सिव यानी कि बेटा, अवर्सिव की ये मीनिंग होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल से हटकर होती हैं, जो यूजुअल नहीं होती, जो अनयूजुअल होती हैं. तो बेटा अनयूजुअल इंसिडेंट्स यानी कि मिसाल के तौर पर अभी आप बैठे थे, अचानक जो है वो लाइट चली गई, यानी ये अनयूजुअल चीज है. तो इस तरह की जो अनयूजुअल चीजें हैं या अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, वो जो है यानी कि एग्रेशन को प्रोड्यूस करती हैं. अब इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? नंबर वन, recipes for aggression often include some type of aversive experiences. यानी जब हम एग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है यानी कि उसमें वो होते हैं अवर्सिव एक्सपीरियंसेस में जो चीज आती है वो है पैन. पैन यानी कि बेटा जब कभी आपको कोई तकलीफ होगी, कोई कांटा चुभेगा या कोई शीशा जो है, गिलास जो है, वो अगर आपके पाँव में चुभ जाएगा या और कोई तकलीफ होगी आपको, तो आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा. मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर किसी को सर में दर्द हो और उसका बच्चा जो बार बार उसको चिमटने की कोशिश करे तो वो उसको डांट कर दूर भगा देगा, भाई आप अलग हो जाओ मुझसे, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा. इट मीन्स जब कोई बंदा तकलीफ में होता है तो उसकी तबीयत में गुस्सा आ जाता है. नंबर टू, अनकंफर्टेबल हीट. यानी कि बेटा कभी कभी गर्मी इतनी शिद्दत की होती है, फॉर एग्जाम्पल यानी लाइट नहीं होती, दोपहर का वक्त होता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त भी आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन और एग्रेशन पैदा हो जाती है. एन अटैक, आप पर कोई अटैक करे तो वो अटैक जो है वो भी आपकी तबीयत में गुस्सा पैदा करने की वजह बनता है. लेकिन बेटा यहाँ पे ये बात सोचने के काबिल है कि अटैक में कौन सी चीजें आ जाती हैं. अटैक इज नॉट ओनली द फिजिकल अटैक. आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपको कोई धक्का दे देता है, आपको कोई लात मारता है, नॉट ओनली फिजिकल अटैक बट इमोशनल अटैक. आप पे कोई कमेंट कर लेता है, आपको कोई क्रिटिसाइज कर लेता है, ठीक है बेटा, तो मेंटल अटैक भी हो सकता है. उसके अलावा जो है इमोशनल अटैक हो सकता है, भाई ये क्या तुमने ड्रेसिंग पहनी है, तुम्हें तो सेंस ही नहीं है ड्रेसिंग करने का. ये सारी चीजें अटैक होते हैं. तो बेटा ये जो अटैक हैं दे आल्सो प्रोड्यूस एग्रेशन. एंड ओवर क्राउडिंग, बेटा जो फोर्थ एलिमेंट है जो कि आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता है जो कि एग्रेशन की वजह बनती है, वो है ओवर क्राउडिंग. यानी कि बेटा एक रूम है, उसमें 10-12 बंदों के बैठने की जगह है, लेकिन वहां पे 25-30 लोग बैठे हैं, तो बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी इस तरह से बैठे हैं, मिल मिलकर बैठे हुए हैं. तो ऐसी सिचुएशन में भी एग्रेशन के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बेटा अब तक हमने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि आपकी तबीयत में, आपके नेचर में गुस्सा पैदा करने की वजह बनते हैं. पेन नंबर 1, हीट नंबर 2, अटैक नंबर 3, ओवरक्राउडिंग नंबर 4. बेटा अगेन वी विल
discuss in detail, somewhat detail. Pain heightens aggressiveness in human too. यानी पेन, तकलीफ जो है वो इंसानों के अंदर यानी गुस्सापन जो होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. Number 3, many of us can recall such a reaction after stubbing a toe or suffering a headache. यानी कि आप अगर अपने माजी को थोड़ा सा देखें कि अगर आपको कभी सिर में दर्द हुआ हो, शिद्दत का सिर में दर्द हो, या कोई कांटा चुभ जाए, या कोई ऐसी तकलीफदा चीज आपको लग जाए जो आपको चीखने पे मजबूर कर दे, तो उस कंडीशन में आपने हमेशा खुद को एग्रेसिव मूड में पाया होगा. Number 4, heat. People have theorized for centuries about the effect of climate on human action. यानी कि बेटा आप देखेंगे कि आपका जो क्लाइमेट होता है, यानी आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का जो क्लाइमेट है, उसकी जो आबोहवा है, उसकी जो मौसम है, उसका इंसान के बिहेवियर पर बहुत गहरा असर होता है. बेटा जो गर्म इलाके हैं, यानी जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा तेज होता है, वहां पे आप लोग देखेंगे क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है. क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है उन इलाकों में जहाँ पे जो यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. और जिन इलाकों में टेम्परेचर कम होता है, सर्द इलाके होते हैं, वहां पे इतना क्राइम नहीं होता. अच्छा, नंबर 5, हिपोक्रेट्स. बेटा ये एक यूनानी जो है फिलोसोफर थे, हिपोक्रेट्स. Compared the civilized Greece of his day with the savagery in the region further north, what is now Germany and Switzerland, and decided that northern Europe's harsh climate was to blame. बेटा ये यूनानी फिलोसोफर था जो कि 460 से 377 बीसी के दरमियान में जो है फ्लोरिश था. बेटा इसने कंपेयर किया था, किसको कंपेयर किया था? ही कंपेयर टू रीजन्स. सिविलाइज्ड ग्रीस, उस वक्त का जो यूनान था वो तहजीब याफ्ता यूनान था. वहां पे क्राइम रेट कम होते थे, लोगों में गुस्सा नहीं होता था, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते थे. लेकिन दूसरा रीजन था जो कि आज जिस रीजन में आज जर्मनी और स्विट्जरलैंड के ममालिक पाए जाते हैं, उन ममालिक के लोग यानी वैशीपन था उन लोगों की जिंदगी में. वो लोग थोड़े से गुस्सीलापन उनमें ज्यादा था. तो वो जो हिपोक्रेट्स था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बंदा था, अदीब था, फिलोसोफर था, इसने कंपेयर किया दोनों रीजन्स को और कहा कि ये जो ग्रीस वाले सिविलाइज्ड हैं, अच्छे अच्छे बिहेव करते हैं, तो ये उनके अपने क्लाइमेट की वजह से, कि उनका क्लाइमेट जो थोड़ा सा सर्द है. और जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड है उनका क्लाइमेट थोड़ा सा दूसरे तरह का है, इसीलिए जो है उनका बिहेवियर भी एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा हार्श है. बेटा आप लोग अगर देखेंगे हमारे जो पाकिस्तान के यानी कि अगर हम सिंध की बात करें, तो जो इंटीरियर सिंध में जो जैकबाबाद और शिकारपुर और इस तरह के जो इलाके हैं, वहां पे आप लोग देखेंगे क्राइम बहुत ज्यादा है. थोड़ी थोड़ी बात पे लोग मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं. तो बेटा अगर हम इस थ्योरी को देखें तो यहाँ पे हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन इलाकों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. अगर आप टेम्परेचर देखें, कराची में फॉर एग्जांपल 35, 36, 34 होता है, तो वहां का 45, 40, 47 इतना टेम्परेचर होता है. तो योर क्लाइमेट इज डीपली कनेक्टेड विद योर बिहेवियर. Number 6, temporary climate variations can however affect behavior. यानी इवन आपके जो क्लाइमेट वेरिएशंस होते हैं, यानी कभी ज्यादा टेम्परेचर का हो जाना, कभी कम हो जाना, तो ये जो ज्यादा होना और कम होना है, इसका भी बहुत गहरा असर पड़ता है आपके बिहेवियर पर. Offensive odors, cigarette smoke and air pollution have all been linked with aggressive behavior. यानी कि बेटा इवन आप देखें जो सर्द इलाके हैं, अगर उन इलाकों में भी इस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाएं, तो यानी कि लोगों का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है. कौन सी? ऑफेंसिव अडोर्स, यानी वो जो बाज़ औक़ात लोग खुशबू वगैरह लगाते हैं ना, तो ऐसी होती है कि आसपास वाले लोगों को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, उनको उनसे बदबू आने लगती है. तो इस तरह की कोई खुशबू लगाकर कोई आकर बैठ जाएगा तो पास में बैठने वाला बहुत ज्यादा
तकलीफ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा कि ये तुम क्या लगा कर आए हो। सिगरेट स्मोक, अगर आपके आसपास में कोई बंदा सिगरेट पी रहा होता है तो आपको उस पर गुस्सा आता है, यार ये अपना तो ख्याल नहीं कर रहा लेकिन किसी और का भी ख्याल नहीं कर रहा। बाजुकात आप किसी बस में बैठे होते हैं तो उस बस में भी जो लोग होते हैं जो आपके साथ बैठे होते हैं वो अगर स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा हरगिज भी नहीं लगता। एंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन हैव ऑल बीन लिंक्ड विद एग्रेसिव बिहेवियर। यानी कि बेटा ये जो एयर पोल्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका जो माहौल है वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, धुआं वो बहुत ज्यादा जो है छोड़ रही हैं वहां पे, तो इस तरह का माहौल जो वो भी आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। नंबर 7, बट द मोस्ट स्टडीड एनवायरमेंटल इरिटेंट इज हीट। यानी कि बेटा ये सारी चीजें हैं लेकिन इन सब में अगर आप कहें कि इनमें से कोई भी एक हम चुने जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो तो बेटा वो है हीट। यानी गर्मी की तपश जो होती है वो इंसान में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा करने का मूजिब बनती है। नंबर 8, compared with students who answered questionnaires in a room with the normal temperature, those who did so in an uncomfortably hot room reported feeling more tired and aggressive and expressed more hostility toward a stranger। बेटा यहाँ पे एक रिसर्च का हवाला दिया जा रहा है। यहाँ पे हीट का इंसान के एग्रेसिव बिहेवियर पर असर, द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इस टॉपिक पे रिसर्च की गई, सर्वे किया गया। तो बेटा दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप्स को जो है वो ठंडे कमरे में बिठा दिया गया और वहां पे उनको जो है यानी कि जवाबात उनको टिक करने थे, और दूसरे ग्रुप को जो है बाहर तपश में बिठाया गया जहां पे कोई हवा भी नहीं थी, कोई फैन वगैरह भी नहीं था। तो जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनसे जब ये पूछा गया कैसा फील कर रहे हैं या इस तरह के कुछ सवाल आए, तो यानी ये फाइंडिंग्स आई कि वो लोग जो है जो बाहर बैठे थे जिनके पास कोई फैन भी नहीं था, कोई जो है वो हवा वगैरह भी नहीं थी, दे रिपोर्टेड बीइंग मोर एग्रेसिव एंड, अच्छा वो ना सिर्फ एग्रेसिव फील कर रहे थे बल्कि जो कोई स्ट्रेंजर होता उसके लिए भी एग्रेसिवनेस शो करते। नंबर 9, in heat-stricken Phoenix, Arizona, drivers without air conditioning have been more likely to honk at a stalled car। यानी कि बेटा यहाँ पे दो रियासतों का जिक्र किया गया है अमेरिका की, एक एरिजोना और दूसरी फोनिक्स। अच्छा, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है इन दो रियासतों में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेटा यहाँ पे हीट की वजह से एक फाइंडिंग्स की गई कि ड्राइवर्स विदाउट एयर कंडीशनिंग, यानी वो कारें जिनकी गाड़ियों में एयर कंडीशनर नहीं था, वो जो ड्राइवर हैं अगर उनके सामने कोई खड़ी हुई कार खड़ी हो जाए तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर उसको यानी कि कहते हैं कि भाई हटाओ कार, क्या कर रहे हो, दूसरों का टाइम जाया कर रहे हो, इस तरह की बातें वही ड्राइवर कर रहे थे जिनकी गाड़ियों में एयर कंडीशनर नहीं था, और वो भी उस रियासत में जिनमें बहुत ज्यादा हीट पाई जाती थी। बेटा अगर इस पॉइंट को, इस नुक्ते को देखा जाए तो बाजुकात हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं हमारे लोगों के ऊपर कि भाई हमारे लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, जरा कहीं पे कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो पीछे वाले गालियां बकना शुरू कर देते हैं। तो बेटा थिंग इज दैट जो वेस्टर्न सोसाइटीज में लोग सिविलाइजेशन का मुजाहरा करते हैं, सिविलाइज्ड बिहेवियर शो करते हैं, तो पार्टली इट इज अफेक्टेड बाय देयर क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे ठंड होती है, किसी को कोई कुछ भी नहीं होती तकलीफ। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कितनी गर्मी होती है, और उस गर्मी में अगर कोई रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाए तो जो पीछे गाड़ी में बैठे होते हैं उनको कितनी तकलीफ और कोफत का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 10, सर स्टडी। फोनेक्स जो था, सर सॉरी सर, फोनेक्स जो था 2013-14 तक दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट ममालिक में भी रह चुका है। जी बिल्कुल बेटा। अच्छा यहाँ पे आप उसका कनेक्शन एसोसिएट करेंगे उसके क्लाइमेट से।
यानी जब वो बहुत गर्म शदीद यानी गर्म तरीन इलाका है दुनिया का, तो वहां पे यानी कि क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। तो नाउ वी हैव एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन द हाई टेम्परेचर विद द क्लाइमेट, यानी मोर द टेम्परेचर एंड एरिया experiences, more the crime rate it will report. Number 10, studies in 6 cities have found that when the weather is hot, violent crimes are more likely. यानी कि बेटा 6 बड़े शहरों में रिसर्च की गई वेदर और क्राइम रेट के ऊपर। तो फाइंडिंग्स उसकी क्या थी कि जब जब वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो क्राइम रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। लोग चिड़चिड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है और फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 11, अटैक्स, हमले। Being attacked or insulted by another is especially conducive to aggression. बेटा अब जो हमने उस पहले बात की अटैक्स की, तो फिजिकल अटैक होता है, इमोशनल अटैक होता है। बेटा इमोशनल अटैक में सबसे बेहतरीन एग्जांपल इंसल्ट का है। जब कभी कोई बंदा आपकी इंसल्ट करता है, तो उस इंसल्ट के नतीजे में आप हमेशा एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी बेइज्जती हो तो वो खुश हो। हमेशा बेइज्जती गुस्सा ही पैदा करती है। जी बेटा, कोई सवाल या कोई बात ऐड करना चाहेंगे अब तक जो हमने डिस्कस किया है? अब तक बेटा हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं, अटैक, हीट एंड 2 मोर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? कोई सवाल पूछना चाहेंगे, कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? जी बेटा। सर मेरा एक सवाल सर। जी बेटा। सर ये तो हो गया कि गर्म ममालिक में लोग हेलो। ठंडे इलाके में सर, जी जी। तो मतलब जो ठंडे इलाके हैं जहाँ सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तो क्या वहाँ लोगों के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है या वो और ज्यादा काम हो जाते हैं? नहीं बेटा, देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ठंडे ममालिक हैं वहां पे लोगों को गुस्सा आता ही नहीं है, वहां पे क्राइम होता ही नहीं है, होता है। लेकिन व्हेन वी कंपेयर तो जो हीट वाले इलाके हैं वहां पे गुस्सा ज्यादा होता है, उन लोगों को ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में बेटा? तो ठंडे इलाकों में भी होता है लेकिन इतना नहीं आता। लोग ठंडे होते हैं, ठंडा मिजाज होता है उनका, वो बात बात पे लड़ते नहीं है। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे ना इंटीरियर में थोड़ा सा जाकर देखेंगे, खासकर जो शिकारपुर, जैकबाबाद, शहदादकोट, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे अक्सर आप लोग देखेंगे ये जो बड़े बड़े कबायली झगड़े होते हैं, सालों साल ये झगड़े चलते रहते हैं। वजह क्या होती है? थोड़ी थोड़ी वजह होती है, छोटी छोटी वजह होती है, और जिसकी वजह से वो झगड़ा हो जाता है। और फिर एक ने दूसरे का मार दिया, फिर दूसरे वाले पहले वालों का मार देते हैं, फिर पहले वाले दूसरों का बंदा मार देते हैं। इस तरह से ये झगड़ा चलता ही रहता है। लेकिन आप देखेंगे जो सर्द इलाके हैं वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है बेटा, कोई और? एनीवन एल्स? सर जी ये बेटा। सर आपने क्राउडेड का नहीं बोला, लेकिन मैं उसकी एक मिसाल देना चाहती हूँ। जी बेटा। सर जैसे कि क्लिनिक में हम कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो तो औरतें लड़ने लगती हैं जगह के लिए, नंबर्स के लिए, तो एग्रेशन आ जाते हैं उनमें, तो जी अपनी बीमारी भी वहाँ भूल जाते हैं वो। जी एग्जैक्टली बेटा, यानी कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, लोग लोगों पे यानी बैठे होते हैं। आप अक्सर ये देखेंगे ना, जो अभी अक्सर औकात बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आते हैं, एटीएम्स के बाहर बहुत ज्यादा रश होती है, धक्कम पील होती है वहाँ पे। तो कितना लोगों का यानी ये होता है, अक्सर औकात वहाँ पे झगड़े भी हो जाते हैं, वहाँ पे जुमलेबाजियां भी होती हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से। जी बेटा, जी सर। एनीवन एल्स? सर जी। सर आपने खुशबू का नाम लिया, तो हमारे मोहल्ले में भी कोई एक औरत रक्शे में बैठी थी, उसने बहुत सारे परफ्यूम लगाए, तो रक्शे वाले के सर में इतना दर्द था, उसने उतार दिया, कह रहे इतना तेज ना लगाए कि जी दूसरों को तकलीफ ना हो। जी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा ये 4 फैक्टर जो है हमने पढ़े। नंबर 1 हीट, नंबर 2 अटैक,
नंबर 3 बेटा, दो दूसरे कौन से हैं? वुड यू लाइक टू प्लीज टेल? हेलो, पेन, हीट, अटैक, क्राउड। ओवर क्राउडिंग। ये 4 फैक्टर बेटा प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा बेटा, उसके बाद हम जी सर देन ये नॉइस किस में आता है? बेटा, नॉइज जो है वो आपके ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में आता है। एक होता है एयर पॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉइस पॉल्यूशन, जहां पे सिर्फ गाड़ियों का शोर, ये वो हवाई जहाजों का शोर, ये नॉइस पॉल्यूशन में आता है। और अक्सर औकात जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे यानी ये बोर्ड्स बने होते हैं कि भाई यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, हॉर्न क्या होता है? ये नॉइस पॉल्यूशन में आता है, ये पेशेंट्स को इरिटेट करता है। आ रही बात समझ में? अक्सर औकात आप देखेंगे कोई गाड़ी वाला आ रहा है पीछे से, बार बार वो हॉर्न दे रहा है, बार बार वो हॉर्न दे रहा है, तो ये चीज सामने अगले को इरिटेट करती है, तकलीफ देती है। अच्छा बेटा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मीडिया इन्फ्लुएंस। यानी कि बेटा ये जो एग्रेशन है, आपकी मीडिया जो है, खासकर आपकी जो टेलीविजन है, वो किस तरह से एग्रेशन को प्रोड्यूस कर रही है। The role of media, the role of television in producing aggressive behavior. Number 1, most homes have more than one set, which helps explain why parents and children often give differing reports of what the children are watching. यानी कि बेटा आप हर घर में देखेंगे, वैसे नॉर्मली हमारे पास तो एक ही टेलीविजन होता है, लेकिन काफी घराने ऐसे भी हैं जिनके पास हर बंदे के कमरे में अपना अपना टेलीविजन पड़ा है। और यही वजह है कि जब कभी सर्वे किया जाता है, पेरेंट्स से पूछा जाता है कि भाई आपके बच्चे क्या चीज देखते हैं, तो वो कुछ और बताते हैं। और जब बच्चों से खुद पूछा जाता है, सर्वे की जाती है, तो उनकी फाइंडिंग्स कुछ और होती हैं कि वो लोग क्या देख रहे होते हैं टेलीविजन पर। नंबर 2, बाय द एंड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, यानी आप जब एलिमेंट्री स्कूल खत्म कर चुके होते हैं, the average child has witnessed some 8,000 TV murders and 1 lakh other violent acts। यानी जब एक बच्चा एलिमेंट्री स्कूल खत्म कर चुका होता है, तो एक एवरेज बच्चा तब तक क्या देख चुका होता है टेलीविजन पर। एक रिसर्च की फाइंडिंग्स के मुताबिक 8,000 मर्डर्स की रिपोर्टें वो देख चुका होता है, और 1 लाख अदर जो वायलेंट एक्ट्स हैं वो देख चुका होता है, जिसमें कोई किसी को यानी गालियां देता है, कोई किसी को धक्के देता है, कोई किसी से मुंहमारी करता है। ये सारी चीजें वो देख चुका होता है टेलीविजन पे तब तक। तो बेटा ये जो चीजें वो देखता है टेलीविजन पर, ऑफ कोर्स उसका असर उसके अपने बिहेवियर पे भी लाजमन होता है। अच्छा, number 3, seeing looters freely helping themselves to TV sets, normally law-abiding bystanders may drop their moral inhibitions and imitate। यानी कि बेटा वो लोग जो टेलीविजन पे अक्सर लोग क्राइम देखते हैं, और फिर उनको अगर मौका मिले कहीं पे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्लैकआउट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, पूरे शहर में चली जाती है, दुकानों में सब कुछ, यानी कोई रोशनी नहीं होती, तो फिर ऐसे माहौल में लोग जो लूटिंग करना शुरू कर देते हैं, चीजें चुराना शुरू कर देते हैं। तो बेटा लोगों को देख देख कर जो आम से शहरी हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो भी इस काम में पड़ जाते हैं। बेटा I would like to report my personal experience of 2007 when Benazir Bhutto was murdered. What happened in subsequent days? बेटा उस दिन और दूसरा दिन पूरा जो है, यानी शहरों में लूटमार की गई, जो गाड़ियां थी बाईपासों पे, हाईवेज पर, उनको लूटा गया। तो मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को भी देखा जो कि सफेद पोश थे, यानी इतने वो नहीं दिखने में, वो नहीं लग रहे थे कि भाई ये भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो उन्होंने भी जा जाकर ये जो ट्रकों में माल लदा होता है, उनमें से आटे की बोरियां, फला, ये वो उठा उठा कर अपने घर लेकर जा रहे थे।
तो बेटा अब सवाल ये पैदा होता है, वो जो शरीफ लोग थे, वो चलो जो बदमाश थे उनका तो समझ में आता है कि वो लोग मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन ये जो शरीफ लोग हैं इनके अंदर इस तरह का बिहेवियर का यानी मोटिवेशंस कहां से आ गया? तो बेटा इसका जवाब ये है कि उन्होंने अपने आसपास में इस तरह के जो रफ इंडिविजुअल्स थे उनका एग्रेसिव बिहेवियर देखकर वो खुद भी एग्रेसिव बन गए। बेटा जैसे कि हम सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करके आए थे कि क्राउड हैज ऑलवेज सजेस्टिबिलिटी, यानी क्राउड के अंदर सजेस्टिबिलिटी का एलिमेंट पाया जाता है। क्राउड ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू अकॉर्डिंगली व्हाट दे आर डूइंग। तो बिल्कुल उसी तरह जो रफ इंडिविजुअल थे, वो जो कोई बुरा काम कर रहे थे वो इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहे थे जो गलत काम नहीं करते उनको कि भाई हम भी तो लेकर घर जा रहे हैं ना, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता, आप नहीं लिया तो क्या हुआ। फिर दूसरे जो शरीफ किस्म के लोग हैं वो भी उनके साथ मिल गए। नंबर 4, मोर ओवर बाय एज 30 यानी 30 साल तक those who had watched the most violence in childhood were more likely than others to have been convicted of a crime। यानी कि बेटा अक्सर औकात ये जो वायलेंस किस में होता है बेटा, अक्सर मूवीज में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे ये जो विलन होता है वो किसी हीरो की कोई बेटी होती है, बहन होती है, उसके साथ रेप करता है, हीरो फिर उसको मारता है। यानी ये मार धाड़ फाइटिंग के सीन जो है वो मूवीज में पाए जाते हैं। यहां से लोगों को सबक मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं सोसाइटी में रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बेटा इनका डायरेक्टली कनेक्शन है, आप लोग जो मीडिया में देख रहे होते हैं वायलेंट एक्ट्स, वहां पे जो कुछ बंदा देखता है वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, वो कॉपी करने की कोशिश करता है। तो आप देखें मीडिया में जिस बंदे ने जितना वायलेंस देखा वो उस वायलेंस देखे हुए वायलेंस को ट्रांसलेट करेगा अपने एक्शंस में। तो बेटा यहाँ पे एक और रिसर्च का हवाला दिया जा रहा है कि 30 साल की उम्र तक जिस जिस बंदे ने सबसे ज्यादा वायलेंस देखा था बचपन में, जब वो बड़े हुए तो उनके कन्विक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन? यानी जेल में जाना, केस उस पे चार्ज हो जाना और उसका जेल में चले जाना, थाने में चले जाना, उसको सजा हो जाना, ये कन्विक्शन होता है। तो जिस 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 बच्चे ने बचपन में ज्यादा से ज्यादा वायलेंस देखा, जब वो बड़ा होता है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो जेल का चक्कर जरूर लगाएगा। नंबर 5, the commercial television industry is hard pressed to dispute that television leads viewers to imitate what they have seen। यानी कि बेटा जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उस पर अभी प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है कि भाई आप लोगों की ये जो टेलीविजन है ये देखने वालों को गलत सबक दे रही होती है। अक्सर औकात बेटा आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, दाना लोग हैं, अक्लमंद हैं, वो भी ये कहते रहते हैं कि भाई टेलीविजन बुराई की जड़ है। जब तक टेलीविजन नहीं था तब तक माहौल में इतनी बुरी चीजें नहीं थी जितनी कि टेलीविजन के आने के बाद हो गई हैं। नंबर 6, वी हैव फोकस्ड ऑन टेलीविजन्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर। यानी कि बेटा अब तक हमने सिर्फ टेलीविजन आपके बिहेवियर पर क्या असर डालती है सिर्फ ये डिस्कस हमने किया है, बट रिसर्चर्स हैव आल्सो एग्जामिन्ड द कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ व्यूइंग वायलेंस। यानी रिसर्च ने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये जो वायलेंस है, टेलीविजन है, ये आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होती है, बल्कि अब इस टॉपिक पे भी रिसर्च हो रही है कि आपकी सोच पे क्या असर पड़ता है। Does prolonged viewing desensitize us to cruelty? यानी कि बेटा अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या जितना ज्यादा आप टेलीविजन देखेंगे उतना आप डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। डिसेंसिटाइज क्या है बेटा? डिसेंसिटाइज टू क्रुएलिटी, यानी आपके सामने कोई गलत काम हो रहा हो, आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो, आपके सामने कोई तकलीफ से बिलक बिलक कर तड़प रहा हो, लेकिन उसका आप पर कोई असर ही ना हो। तो आजकल लोग कहते हैं कि भाई लोग मर रहे होते हैं, लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा होता। क्यों असर नहीं होता? लोग इतने डिसेंसिटाइज क्यों हो गए होते हैं? तो बेटा
यहाँ पे ये रिसर्च करके ये कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आया जितना टेलीविजन लोग देखते हैं तो टेलीविजन के देखने से उनके दिमाग पर भी कोई ऐसा असर तो नहीं पड़ता जो उसको दूसरे लोगों की तकलीफों से डिसेंसिटाइज कर देते हैं। नंबर 7, डज इट गिव अस मेंटल स्क्रिप्ट्स फॉर हाउ टू एक्ट? यानी कि क्या ये जो टेलीविजन हम देखते हैं इससे हमारे माइंड को मेंटल स्क्रिप्ट्स तो नहीं मिलता कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले सास बहुओं में कितनी मोहब्बत होती थी घरों में, लेकिन जब से ये सास बहुओं के ड्रामे देखे और ड्रामों में साजिशें देखी, सास जो है वो बहू के खिलाफ साजिश कर रही है, बहू सास के खिलाफ साजिश कर रही है। अब घर में बैठी हैं सास और बहू, वो जब टेलीविजन ड्रामा में ऐसे देखती हैं तो वो सास ऑटोमेटिकली अपनी बहू को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देती है कि भाई ड्रामे में फला बहू ने भी तो सास के साथ ये किया था ना, तो मेरी बहू भी मेरे खिलाफ ये चीज कर सकती है। तो वो तो ड्रामा देखकर उसको अपना दुश्मन बना के बैठ चुकी होती है। तो बेटा ये असर पड़ता है आपकी सोच पर आपके टेलीविजन का। डज इट डिस्टॉर्ट आवर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी? और बेटा क्या ये जो टेलीविजन का देखना है आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा होता? व्हाट इज डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी? बेटा डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी ये होता है कि हकीकत कुछ और हो लेकिन आप उसको कुछ और समझ बैठे हैं, दैट इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि ड्रामे में देखकर बहू सास को अपना दुश्मन और सास अपनी बहू को अपना दुश्मन समझ रही होती है, और हकीकतन ऐसा नहीं होता, हकीकतन ऐसा नहीं होता। लेकिन ड्रामे देख देख कर उन्होंने जो अपने माइंड में हकीकत बनाई हुई होती है कि भाई यही सच है, तो उन्होंने वो सच अपने दिमागों में बिठाया होता है जो हकीकत में सच नहीं होता। तो आप जब कोई ऐसी चीज अपने माइंड में बिठा लें जो कि हकीकत में वो बात सच ना हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। अच्छा बेटा, सोशल स्क्रिप्ट्स, व्हाट आर द सोशल स्क्रिप्ट्स? नंबर 8, व्हेन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन न्यू सिचुएशंस। बेटा जब कभी आप अपने आप को कैसी ऐसी नई सिचुएशंस में यानी अपने आप को पाते हैं, कोई नया माहौल हो, नई सिचुएशन हो, चेहरे नए हो, माहौल नया हो, अनसर्टेन हाउ टू एक्ट, तो वहां पे आपको पता नहीं होता कि मुझे किस तरह से यहाँ पे बिहेव करना है। वी रिलाई ऑन सोशल स्क्रिप्ट्स, तब आप क्या करते हैं? सोशल स्क्रिप्ट्स पर रिलाई करते हैं। बेटा व्हाट इज सोशल स्क्रिप्ट्स? सोशल का तो आपको पता है। अब स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? जब कोई फिल्म बनाते हैं या ड्रामा बनाते हैं तो उनको जो जुमले वो कहते हैं, जो डायलॉग वो कहते हैं, वो बने बनाए मिलते हैं, लिखे मिलते हैं उनको किसी कॉपी पर। तो बेटा जो लिखे मिलते हैं, पहले से बने बनाए डायलॉग मिलते हैं, आपको यही बोलने हैं, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बोलना, आपको यही बोलना है जो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, ये होता है स्क्रिप्ट। तो बेटा सोशल स्क्रिप्ट क्या है? बेटा सोशल स्क्रिप्ट ये है कि आप नई सिचुएशन में कभी भी अपने माइंड से नए नए डायलॉग नहीं बनाते, नए नए जुमले नहीं बनाते कि मुझे क्या कहना है, आप सोच समझ कर नहीं कहते, बल्कि पहले से जो आपने सीखे हुए जुमले होते हैं वही आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन। इवन कोई बीमार भी पड़ा है वो कहते हैं आई एम फाइन। ये सोशल स्क्रिप्ट है, यानी बना बनाया जुमला। अच्छा, तो बेटा पॉइंट ये था कि आप जब कभी ऐसे स्ट्रेंज माहौल में चले जाते हैं, ऐसे नए माहौल में चले जाते हैं जहां पे आपको पहले से आप उनको नहीं जानते पहचानते, तो वहां पे नॉर्मली यू ऑलवेज यूज सोशल स्क्रिप्ट। सोशल स्क्रिप्ट यानी जो पास्ट में जो आपने अब तक सीखा हुआ है, जो पहले से आपने जहन नशीन की हुई होती है बातें, वही आप उन लोगों के सामने करते हैं। दैट इज सोशल स्क्रिप्ट। अच्छा, उसकी एक डेफिनेशन आइए, कल्चरली प्रोवाइडेड मेंटल इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू एक्ट। यानी आपका कल्चर आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आपको किस सिचुएशन में क्या कहना है। फॉर एग्जांपल, किसी की मैयत हो जाती है, आप वहां पे जाकर क्या कहते हैं, वो जुमले जो आप कहते हैं वो बने बनाए हैं, हमारे आबाओ इजदाद से होके आ रहे हैं। भाई अल्लाह आपको सब्र की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की जो चीज थी वो अल्लाह के पास चली गई, ठीक है,
हर किसी को बस जाना ही है यहाँ से, ये वो मेंटल स्क्रिप्ट्स होते हैं जो आपके कल्चर ने आपके लिए बनाए हुए होते हैं और आप ऐसी सिचुएशंस में यूज कर रहे होते हैं। नंबर 9, आफ्टर सो मेनी एक्शन फिल्म्स यंगस्टर्स में acquire a script that is played when they face real life conflicts। यानी कि बेटा बाज़ औक़ात क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, वो इतनी ज्यादा फिल्में देख चुके होते हैं, इतने ज्यादा यानी कि देख चुके होते हैं लड़ाइयाँ झगड़े फिल्मों में, कि वो जो झगड़ों लड़ाइयों वाली बातें होती हैं, हीरो के डायलॉग होते हैं, विलेन के डायलॉग होते हैं, वो लोग इन डायलॉग्स को अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। मैंने अपने मोहल्ले में देखा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ रहा था, तो जो दूसरा बच्चा इसको जवाब दे रहा था, एक मूवी का डायलॉग था, वो मूवी का डायलॉग उसको बता रहा था। ठीक है बेटा, तो ये डायलॉग मूवी से उठा उठा कर लोग फिर अमली जिंदगी में वो डायलॉग यूज कर रहे होते हैं। नंबर 9, आफ्टर सो मेनी एक्शन फिल्म। अच्छा बेटा, यही पॉइंट था जो हम पिछले पॉइंट में डिस्कस करके आए कि जो मूवीज में हम देखते हैं डायलॉग्स वगैरह, वो अब अपनी रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश करते हैं। बेटा अभी आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, तो हम सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी थोड़ा सा लेक्चर सिर्फ रहता है, वो इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन में करते हैं।